दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम गुरुजी में। आज के वीडियो में हम भारत के पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम मात्र हिमालय पर्वत के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अगले वीडियो में हम अगले कुछ पर्वतों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम भारत के पर्वत का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हिमालय पर्वत का अध्ययन करेंगे, ताकि आने वाली परीक्षा में यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्न गलत न हो, आप आसानी से कर सके। आइए हम भारत के पर्वतों का अध्ययन करते हैं, जिसमें हिमालय पर्वत का अध्ययन हमारा आज का टॉपिक है। हिमालय पर्वत के निर्माण के दृष्टि से हम पर्वतों का अध्ययन करें तो इसको 4 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। हम देखें, इसको 4 भागों में बांटते हैं। पहला हो जाएगा ट्रांस हिमालय, दूसरा हो जाएगा महान हिमालय, तीसरा हो जाएगा मध्य हिमालय या इसे लघु हिमालय भी कहते हैं, लघु हिमालय। चौथा हो जाएगा शिवालिक श्रेणी, शिवालिक हिमालय, शिवालिक श्रेणी। हम देखेंगे हिमालय पर्वत का निर्माण एक ही बार में नहीं हुआ, क्रमिक रूप से हुआ। जब हिमालय का निर्माण चल रहा था उसके पहले भी कुछ श्रेणियां बन चुकी थी। ये श्रेणियां हिमालय के उत्थान से पूर्व बनी थी, जिसे हम पारी हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय ये हिमालय के उत्थान के पहले की श्रेणियां हैं। उसके बाद ये लगातार 3 श्रेणियां, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियां, ये श्रेणियां बाद में बनी हैं। इसलिए हिमालय पर्वत के अंतर्गत हम इन 3 श्रेणियों का अध्ययन करते हैं। ट्रांस हिमालय को एक हिमालय के पूर्व इनका निर्माण हुआ था, इसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। आइए हम ट्रांस हिमालय का अध्ययन करें तो ट्रांस हिमालय के बारे में देखते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पामीर का पठार है, जो पामीर गांठ के नाम से जाना जाता है। ये पामीर की गांठ है। इस पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। विश्व की छत की संज्ञा किसे दी जाती है तो उसे पामीर के पठार को विश्व की छत की संज्ञा दी जाती है। यहाँ से आप देखेंगे कई श्रेणियां निकली हैं। इधर देखेंगे चीन की तरफ गया है, इसे कहेंगे तिएन शान। एक गांठ इधर एक श्रेणी निकल चुकी है, इसी गांठ से इसे कहते हैं, यहाँ भी दिखाया गया है, इसे कहते हैं कुनलुन। और एक श्रेणी इधर निकली है पश्चिम की तरफ देखेंगे, इसे हिंदुकुश श्रेणी कहेंगे, जो अफगानिस्तान में चला गया है। और एक श्रेणी जो भारत में आई है इसे कहते हैं काराकोरम। एक काराकोरम श्रेणी ही देखिए पामीर के पठार से निकल कर के भारत में आई है। और आगे इसी का विस्तार तिब्बत के पठार पर कैलाश श्रेणी के नाम से है। ठीक, तो हमें हिंदुकुश के बारे में नहीं पढ़ना है, कुनलुन के बारे में नहीं पढ़ना, तिएन शान के बारे में नहीं पढ़ना है। हम भारत की श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि भारत के पर्वत पढ़ रहे हैं तो भारत के पर्वत के इस पार्ट में हम केवल भारत में पढ़ने वाली श्रेणियों के बारे में पढ़ते हैं। हम देखेंगे उत्तर से दक्षिण इन श्रेणियों का क्रम अगर देखें तो इनका क्रम है, एक श्रेणी है जिसे कहेंगे काराकोरम, के से डिनोट कर रहे हैं। दूसरी श्रेणी है लद्दाख, जिसे यल से डिनोट करेंगे। तीसरी श्रेणी है जास्कर, जिसे जे से डिनोट करेंगे। और काराकोरम के आगे तिब्बत पर ये कैलाश श्रेणी है, इसे कैलाश कहेंगे। ठीक, कभी उत्तर से दक्षिण श्रेणियों का क्रम मिलाने के लिए अक्सर परीक्षाओं में देता है, तो KLJ अब ट्रिक में रखें, काराकोरम, कैलाश, लद्दाख और जास्कर। सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी ही है। इस काराकोरम श्रेणी पर 4 प्रमुख ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इन चोटियों के बारे में हमें जानना चाहिए, इनके बारे में जानें। हम जानते हैं कि विश्व में 14 चोटियां ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है। 8000 मीटर से अधिक ऊंची विश्व में 14 चोटियां पाई जाती हैं। उन 14 चोटियों में ये 4 चोटियां तो सिर्फ काराकोरम रेंज पर पाई जाती हैं। इनमें आप देखें K2 है, दूसरी श्रेणी है आपका
ब्रॉड पीक है। तीसरी श्रेणी आपकी गेसर ब्रूम सेकंड है, और एक है गेसर ब्रूम फर्स्ट है। ठीक, तो काराकोरम की ये K2 जो है इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, 8,611 मीटर है, जो कि न सिर्फ काराकोरम रेंज की सर्वोच्च चोटी है, यह भारत की भी सर्वोच्च चोटी है और विश्व की दूसरी ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, लेकिन भारत की सर्वोच्च चोटी K2 है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। लेकिन यही एक और प्रश्न पूछा जाता है, अविवादित भारत की सर्वोच्च चोटी अगर पूछता है तो हम कंचनजंगा के बारे में बताएंगे, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है, 8,600 से 2 मीटर कम, जो महान हिमालय, जो हिमालय की श्रेणी है। और एक और प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो भारत में स्थित है, भारत में स्थित हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी अगर पूछे तो हम K2 नहीं कहेंगे बल्कि कंचनजंगा कहेंगे, क्योंकि ये K2 भारत की सर्वोच्च चोटी तो है लेकिन हिमालय पर्वत श्रेणी में नहीं है, हिमालय से बाहर है। काराकोरम रेंज पे, जो काराकोरम रेंज है वो हिमालय श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, ये पारी हिमालय में आता है। तो हिमालय पर्वत पर स्थित भारत में सर्वोच्च चोटी अगर कभी पूछे तो इसे हम कंचनजंगा कहेंगे। अविवादित भारत की सर्वोच्च चोटी कहेंगे तो कंचनजंगा कहेंगे। भारत की सर्वोच्च चोटी कहा जाए तो K2 को हम कह सकते हैं। इस तरह से इसमें बड़े बड़े ग्लेशियर जैसे सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर, बियाफो, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। उन ग्लेशियरों को इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे, उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें भारत के जितने प्रमुख ग्लेशियर हैं उसके बारे में हम बता देंगे, लेकिन वो वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए हम जो है उसको इसमें डिस्कस नहीं करें। सिर्फ 4 चोटियों के बारे में हमने यहाँ बताया कि K2 है 8611, जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी है, काराकोरम रेंज की भी सर्वोच्च चोटी है, और विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। जो विश्व में 14 चोटियाँ पाई जाती हैं जिनकी ऊंचाई 8,000 से अधिक होती है, उनमें 4 चोटियाँ इसी पर हैं, K2, ब्रॉड पीक, गेसर ब्रूम सेकंड, गेसर ब्रूम फर्स्ट। इस तरह से काराकोरम हमारा कंप्लीट होता है। काराकोरम के बाद दूसरी श्रेणी नीचे आप देखेंगे ये लद्दाख है। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी के बारे में देखें तो इसे कहते हैं राका पोसी। राका पोसी लद्दाख की सर्वोच्च चोटी है और विश्व की तीव्र ढाल वाली सर्वोच्च चोटी राका पोसी ही है। पूछा जाता है परीक्षाओं में विश्व में तीव्र ढाल वाली सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो इसे हम राका पोसी कहेंगे। राका पोसी किस श्रेणी पर स्थित है ये अगर पूछता है तो लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। तीसरी श्रेणी आपकी है जास्कर। इस तरह से काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियां महान हिमालय से बाद यानी पारी हिमालय में हमने देखा। आइए इसके बाद जो है हम महान हिमालय के बारे में देखते हैं। पारी हिमालय के बाद हिमालय श्रेणियों के बारे में हम देखें तो हिमालय पर्वत का निर्माण आप देखेंगे एक ही बार तीनों श्रेणियों का नहीं हो गया, बारी बारी से हुआ, क्रमिक रूप से उत्थान हुआ। पहले महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर लघु हिमालय। तो महान हिमालय देखेंगे ये उत्तर में नंगा पर्वत से और पूरब में अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक ये अर्धचंद्राकार रूप में या तलवार की भांति जो है लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई लगभग 160 से 400 किलोमीटर तक चौड़ाई है, लेकिन लंबाई लगभग 25। ये इसे कहते हैं नंगा पर्वत, ये है नामचा बरवा। और नंगा पर्वत से यहाँ एक अच्छी मोड़, यहाँ से जैसे अच्छी मोड़ मतलब जैसे घुटना होता है, घुटना ऐसे मुड़ जाता है, तो घुटने की तरह यहाँ एक बार मुड़ गया है और एक बार यहाँ मुड़ गया है नामचा बरवा से। पिछले वीडियो में हम जब भारत की नदियों का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि ये नंगा पर्वत के उत्तर में जो कैलाश पर्वत से सिंधु नदी निकल रही थी,
यहीं के पास से एक बड़े गार्ज का निर्माण कर रही थी। यहाँ गार्ज का निर्माण करके और यहाँ ये पाकिस्तान में प्रवेश करती थी। बुंजी नामक स्थान पर ये बड़े गार्ज का निर्माण करती है नंगा पर्वत के पास, जिसे सिंधु गार्ज के नाम से हम जानते थे। यहीं से ये पाकिस्तान में श्रेणी मुड़ करके चली गई है। पाकिस्तान में इस सुलेमान एवं किरथर श्रेणियों के नाम से यह जानी जाती है। इसका नाम भी आप देखेंगे सुलेमान और किरथर, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानना ही नहीं, सुलेमान और किरथर के नाम से ये जानी जाती है। और इधर देखेंगे, इधर से जब यहाँ से नामचा बरवा से मुड़ गया है तो ये पूर्वांचल श्रेणियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ से पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से ये इसका विस्तार हो गया है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, फिर म्यांमार की सीमा भी यही है। और यहाँ पर ये नीचे अंडमान निकोबार द्वीप के रूप में भी ये फैला हुआ है। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप है ये इसी हिमालय पूर्वांचल पहाड़ी का ही दक्षिणतम विस्तार है। इसे अराकानियोमा कहते हैं म्यांमार में, तो अराकानियोमा का ही दक्षिणी विस्तार है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखें कि ये जो अच्छी मोड़ हुए हैं, इन अच्छी मोड़ होने का प्रमुख कारण अगर देखा जाए तो ये जब हिमालय का उत्थान हो रहा था, तो हिमालय का उत्थान होते समय आप देखेंगे कि यहाँ पर टेथिस भूसन्नत होता था। आप देखेंगे कि ये है आपका गोंडवाना लैंड या भारतीय प्लेट, और ये थी ऊपर की तरफ यहाँ थी यूरेशियन प्लेट जिसे कहते थे अंगारा लैंड। ठीक, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड ये दो प्लेटें होती थी। इन दो प्लेटों के बीच में एक भूसन्नत होती थी जिसे कहते हैं टेथिस भूसन्नत यहाँ बीच में होता था। गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर, भारतीय प्लेट उत्तर की ओर जा रही थी, अब बीच में टेथिस भूसन्नत था। इन दोनों प्लेटों को आपस में मर्ज होने के कारण, इन प्लेटों में दबाव होने के कारण ये टेथिस भूसन्नत में जो संकुचन उत्पन्न हुआ, उसी के परिणाम स्वरूप अलग अलग जगह ऐसे मोड़ उत्पन्न हुए जो कि हिमालय पर्वत के रूप में आज हमें दिखाई देता है। इसको ऐसे समझें जैसे दो साड़ों की लड़ाई हो, और दो साड़ों की लड़ाई में ये समझ लें कि ये गोंडवाना लैंड ये भारतीय सांड था, अंगारा लैंड जिसे यूरेशियन सांड कहते हैं, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुआ। और भारतीय सांड के पास ये दो सींग थे, एक था यहाँ पर पहले से अरावली पर्वत, और यहाँ पर देखेंगे ये राजमहल पहाड़ियाँ थी, यहाँ राजमहल पहाड़ियाँ थी, और यहाँ अरावली पर्वत पहले से था। तो अरावली पर्वत और राजमहल पहाड़ियों के रूप में दो सींग हुआ करते थे। ये दोनों सींग उसमें जाकर के फंस गए, तो जहाँ जहाँ और इनके दबाव के कारण ये पहाड़ियाँ एक पूरब की तरफ मुड़ गई, और अरावली पर्वत के दबाव के कारण ये श्रेणी जो है उत्तर में देखेंगे ये नंगा पर्वत के पास ये सुलेमान और किरथर के रूप में मुड़ गई। इनके मुड़ने के कारण ये अरावली पर्वत और राजमहल की पहाड़ियाँ ही थी। और बीच में जहाँ इसका बीच वाला हिस्सा था ये काफ़ी ऊंचा उठ गया। इसीलिए आप देखेंगे कि हिमालय पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई अगर कहीं पर है तो ये नेपाल में, जो बीच वाला हिस्सा है नेपाल में, यहाँ पर इसकी चोटियाँ काफ़ी ऊंची उठ गई हैं। इसका विस्तार आप देखें तो यहाँ पर क्रमिक रूप से इसकी ऊंचाई है, लेकिन पूर्वांचल में देखेंगे इधर तो एकाएक श्रेणियाँ ऊपर उठ गई हैं, और सर्वाधिक ऊंची ऊंची चोटियाँ आप देखेंगे बीच वाले हिस्से में पाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि भारत में ये सिक्किम है, सिक्किम में कंचनजंगा, जो कि कंचनजंगा के बारे में भी बताए हैं कि ये हिमालय श्रेणी की भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी है, और हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में पड़ता है। कंचनजंगा सिक्किम में है, इंडिया में है, 8600 से 2 मीटर कम यानी 85-98 इसकी ऊंचाई है। मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी ये श्रेणियां नेपाल में पड़ती हैं, जिनकी ऊंचाई, ये सभी श्रेणियों की ऊंचाई आप देखेंगे 8000 मीटर से ज़्यादा है। 8848 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई है। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, इसकी ऊंचाई 8000 से कम है। बाकी इनको अगर नंदा देवी को छोड़ दें तो इधर जितनी भी श्रेणियां पड़ रही हैं, धौलागिरी,
अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, इनका क्रम भी आपको पश्चिम से पूर्व की तरफ जानकारी होना चाहिए। परीक्षाओं में अक्सर करके क्रम मिलाने के लिए अगर दे देता है तो ये पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम, इन श्रेणियों को क्रम आप लगा सकते। कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। इस तरह से आगे इसका एक क्रमिक रूप से आप देखेंगे कि लगातार है। जो महान हिमालय है इसके ये लगातार श्रेणी में, कहीं इसका कटा फटा नहीं है। महान हिमालय के बाद आप देखेंगे ये मध्य हिमालय है। मध्य हिमालय में देखें तो ये कश्मीर में पीर पंजाल के रूप में जानी जाती है, पीर पंजाल। फिर आप देखेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में इसे कहते हैं धौलाधर। उत्तराखंड में देखेंगे तो मसूरी के रूप में विस्तार है। और यहाँ नेपाल में जब चला आता है, देखिए नेपाल है, तो नेपाल में इसे महाभारत कहते हैं। तो ये महाभारत श्रेणी नेपाल में है, मध्य हिमालय की है। मसूरी ये भी मध्य हिमालय की, धौलाधर और पीर पंजाल। एक चीज देखेंगे कि धौलाधर और धौलागिरी से कंफ्यूज मत होइए। धौलाधर श्रेणी ये मध्य हिमालय की श्रेणी है जो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन धौलागिरी ये चोटी है जो कि नेपाल में है, ये महान हिमालय में है। तो इन दोनों से धौलागिरी और धौलाधर श्रेणियों से कंफ्यूज न हो। फिर इसी में देखेंगे कि ये जो मध्य हिमालय है, इस मध्य हिमालय पर भारत के जो हिल स्टेशन हैं, जो दर्शनीय स्थल हैं, वो अधिकांशतः इसी मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में पड़ते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे पीर पंजाल है, इस पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच में यहाँ श्रीनगर पड़ता है। श्रीनगर किस नदी के किनारे है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नदियों वाले पार्ट में हमने इसको डिस्कस किया था। फिर ये देखेंगे कि धौलाधर है, धौलाधर पर शिमला इसी श्रेणी पर स्थित है। फिर आप देखेंगे मसूरी है। फिर आप देखेंगे कि डलहौजी नगर। फिर देखेंगे रानीखेत। फिर देखेंगे यहाँ पर रानीखेत है। रानीखेत के अलावा नीलकंठ या नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सभी जो हिल स्टेशन हैं, ये सभी मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में पड़ता है। आप कभी पूछे कि रानीखेत या डलहौजी नगर, मसूरी, श्रीनगर किन श्रेणियों के बीच में है? महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में ये सभी। सीधा सीधा एक लाइन में समझें तो भारत के जितने हिल स्टेशन हैं, जितने पर्यटन स्थल हैं, जितने टूरिस्ट प्लेस हैं, वो अधिकतर इन्हीं दो श्रेणियों के मध्य में पाए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब आगे आप देखेंगे कि यहीं पर मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग ये घास के मैदान हैं जो कि मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच में पाए जाते हैं। फिर देखेंगे उत्तराखंड में इन्हीं शीतोष्ण घास के मैदानों को बुग्याल या पयाल कहते हैं। तो बुग्याल या पयाल शीतोष्ण घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। कहाँ स्थित हैं? तो मध्य हिमालय और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। इस प्रकार से ये हमारा मध्य हिमालय कंप्लीट होता है। फिर आगे तीसरी श्रेणी देखें तो तीसरी श्रेणी हमारी है महान हिमालय, मध्य हिमालय। अब आता है लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी देखेंगे
मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों का विस्तार पूर्वांचल में अलग अलग नहीं दिखाई देता, दोनों श्रेणियां आपस में मर्ज हो गई हैं। ये आपको बताएं कि महान हिमालय जो है ये लगातार तलवार की भांति अर्धचंद्राकार नागा पर्वत से नामचा बरवा तक है, लेकिन मध्य हिमालय और लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियां यहाँ नेपाल तक तो ठीक है, उसके आगे जब जाता है पूर्वांचल में, पूर्वोत्तर में, तो यहाँ पर ये दोनों श्रेणियां आपस में मिल गई हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पश्चिम में, तो इसे दून या द्वार कहते हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के मध्य कुछ घाटियां पाई जाती हैं, इन घाटियों को दून या द्वार कहते हैं। जैसे दून से देखिए देहरादून, देहरादून ये कहाँ स्थित है? शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। द्वार देखेंगे, जैसे देखेंगे हरिद्वार और कोट द्वार, हरिद्वार कोट द्वार ये कहाँ स्थित है? ये भी इसी श्रेणी में है, शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में है। आगे देखेंगे ये शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय अरुणाचल प्रदेश में छोटे छोटे पहाड़ियों के रूप में दिखाई देती हैं। यहाँ पर देखेंगे डफला, मिरी, अबोर, मिसमी। फिर से देखें, इनका क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाने के लिए अक्सर परीक्षा में देता है। तो सबसे पश्चिम में डफला, उसके बाद मिरी, अबोर, मिसमी। इन पर जनजातियां पाई जाती हैं, उन्हीं जनजातियों के नाम पर इन श्रेणियों का नामकरण भी हुआ है। डफला जनजाति डफला पहाड़ी पर, मिरी, अबोर, मिसमी। अगर ये पहाड़ियाँ आपको याद है तो अरुणाचल प्रदेश में इन जनजातियों को कभी पूछे तो आप आसानी से कर देंगे कि डफला जनजाति कहाँ रहते हैं, मिरी, अबोर, मिसमी। ये अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो डफला और एक जनजाति होती है डाफर, जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है। तो डफला और डाफर से कंफ्यूज मत है, डाफर यहाँ मिलता है लेकिन डफला यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, जो कि आपके डफला श्रेणी पर मिलता है। आगे आप देखेंगे इस तरह से ये शिवालिक श्रेणी हमारा कंप्लीट होता है। फिर आगे आप देखेंगे कि आगे चल करके ये नामचा बरवा के पास जब ये श्रेणियां मुड़ गई हैं तो इनको पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं। तो पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में यहाँ पर देखें अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बुम, नागालैंड में नागा, मणिपुर में लुसाई, लुसाई, और फिर देखेंगे ये म्यांमार की सीमा पर इसे अराकानियोमा कहते हैं। और अराकानियोमा का दक्षिण विस्तार यहाँ पर देखेंगे अंडमान निकोबार के रूप में मिलता है। ठीक है, फिर से देखें पटकाई बुम, नागा, लुसाई, अराकानियोमा। और यहाँ पर देखेंगे कि ये मेघालय है, मेघालय पर भी ये 3 श्रेणियां हैं, इनको हम डिनोट कर दे रहे हैं। इससे कहते हैं गारो, गारो, खासी, जयंतियाँ। गारो, खासी, जयंतियाँ, ये 3 श्रेणियां मेघालय में पाई जाती हैं। इस पर भी जनजातियां पाई जाती हैं। गारो जनजाति के नाम पर इस श्रेणी का नाम गारो है, खासी जनजाति के नाम पर इस श्रेणी का नाम खासी है, जयंतिया जनजाति के नाम पर इसका नाम जयंतिया। हालांकि ये गारो, खासी, जयंतिया हिमालय का पार्ट नहीं है, ये राजमहल का पार्ट है, राजमहल पहाड़ी का पूर्वी विस्तार है गारो, खासी, जयंतिया। लेकिन इसको पूर्वांचल की पहाड़ियों में भी ही इसका अध्ययन हम करते हैं। इस प्रकार से हमने आज हिमालय के बारे में, हिमालय श्रेणियों के बारे में अध्ययन किया और हमने देखा कि किस प्रकार से ये पहाड़ी हिमालय में, अब देखें काराकोरम, लद्दाख जास्कर श्रेणियां हैं। काराकोरम रेंज की 4 श्रेणियों के बारे में हमने बताया। नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा तक देखेंगे महान हिमालय का विस्तार है। इसी पर विश्व की लगभग सभी ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। कंचनजंगा जो कि भारत में इस श्रेणी की ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट इस श्रेणी पर है, सर्वोच्च चोटी, जो विश्व की सर्वोच्च चोटी भी है लेकिन नेपाल में पड़ता है। मध्य हिमालय के बारे में हमने देखा, यहाँ पर पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, महाभारत श्रेणियाँ हैं।
और शिवालिक श्रेणियों के बारे में देखा। फिर आगे देखे डफला मीरी अबोर मिस्मी पटकाई नागा लुसाई अराका न्योमा गारो खासी जयंतिया। अब देखें ये महान हिमालय है और ये पारी हिमालय है। तो ट्रांस हिमालय महान हिमालय से जो अलग होता है उस जोन को हम कहते हैं सचर जोन। पूछा जाता है कि महान हिमालय ट्रांस हिमालय से किससे अलग होता है, तो इंडो सांगपो सचर जोन से ये अलग होता है। फिर देखेंगे कि महान हिमालय मध्य हिमालय से जो अलग होता है उसे कहते हैं हम मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट से महान हिमालय मध्य हिमालय से अलग होता है। और मध्य हिमालय शिवालिक से जो अलग करता है उसे कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट से ये मध्य हिमालय शिवालिक श्रेणी से अलग होता है। और शिवालिक श्रेणी भारतीय मैदान से किससे अलग होता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा ये शिवालिक श्रेणी भारतीय मैदान से अलग होता है। इनके बारे में भी जानकारी आपको दे दिया। कभी इससे भी प्रश्न बन जाते हैं तो एक बार इसको देखे रहेंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने हिमालय पर्वत का निर्माण के आधार पर 4 श्रेणियों में बांट करके अध्ययन किया था। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियाँ। इसके बाद अगले वीडियो में हम इन श्रेणियों को क्षेत्रीय विभाजन करेंगे। क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर इनका अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। अगर ये वीडियो हमारा आपका अच्छा लगा हो तो इस कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और भी वीडियो लाते रहें। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।